हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला द CUET वाला। तो आज हम जो लेक्चर करेंगे वो होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले बेटा हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, ओल्ड और न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के 3 तरीके थे: आइसोलेशन ऑफ DNA विद द डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आइडेंटिफाइड DNA इनटू द होस्ट सेल and maintenance of this identified DNA inside the host cell and transfer it to the progeny। तो ये 3 स्टेप करने के लिए हमें 3 टूल्स की जरूरत पड़ी थी। जो फर्स्ट टूल था वो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसके अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तभी बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है। फिर हमने पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, और फिर हमने देखा था कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। ठीक है, किस तरीके से होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। तो बेसिक सा हमने ये देख लिया था कि जो भी रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन है वो किस तरीके से बनती है, क्या क्या उसके बेसिक स्टेप्स थे। तो आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हम देखेंगे मेडिसिन में, हम देखेंगे एथिकल इश्यूज के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होगा कि हमने एक बार देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, अब इसका हम यूज देखेंगे। जैसे कि कोविड टाइम के अंदर आपने वैक्सीन्स के बारे में सुना होगा, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन थी मेडिसिन के अंदर। ऑलराइट, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट या फिर एनिमल का यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते थे जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे उसी के अंदर हमने देखा था वैक्सीन के बारे में, और ये कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है, वैक्सीन हो सकती है, और ये लार्ज अमाउंट के अंदर बनता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट के अंदर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा जब कोविड आया तो उसकी सिर्फ एक वैक्सीन बनी थी, है ना, इतने सारे लोगों के लिए वैक्सीन बनी थी। तो इसका जो यूज है, जो भी हम प्रोटीन बनाते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो लार्ज स्केल पर बनाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे हम एग्रीकल्चर के अंदर, हम देखेंगे मेडिसिन के अंदर, हम बायोएथिक्स और बायोपायरेसी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या, जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है, और अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की तो ये अर्थमेटिकली बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल फूड की बात करूं, अब जो भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको फूड भी चाहिएगा, उसको रहने के लिए जगह भी चाहिएगी, है ना। अगर मैं बात करूं कि अब अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप CUT का एग्जाम दे रहे हैं, तो इतने सारे बच्चे बैठते हैं, लेकिन सीट तो बहुत लिमिटेड है। अब कंपटीशन तो होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक सी नीड की बात करूं, दैट इज फूड। अब बढ़ती हुई जनसंख्या को जिंदा रहने के लिए भाई खाने की तो जरूरत पड़ेगी, है। अब इस खाने को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके फूड प्रोडक्शन हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ताकि हर एक इंसान को ठीक क्वालिटी के अंदर, अच्छी क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, क्वालिटी के अंदर खाना मिल सके। तो सबसे पहले हमने फूड की जो प्रोडक्शन है उसको किस तरीके से बढ़ाना शुरू किया कि हमने यूज किया एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। हमें बहुत ज्यादा केमिकल्स हम यूज करने लगे। ठीक है, हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हम यूज करने लगे। ठीक है, और हम जेनेटिकली मॉडिफाई इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का हम यूज करने लगे। पहले हम बेटा पेस्टिसाइड यूज करते थे, इंसेक्टिसाइड यूज करते थे, हर्बिसाइड हम यूज करते थे, लेकिन ये सारे के सारे केमिकल्स प्लांट्स के लिए क्या थे, हार्मफुल थे। और अगर कोई प्लांट है, अगर आप उसको कोई भी कीट मतलब कोई भी अगर इंसेक्ट है, पेस्ट है, उसको मारने के लिए हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली सीड के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, अब उससे हम खा रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं, तो हमारे लिए भी क्या होगा, हार्मफुल होगा। और ऊपर से ये सारे के सारे जो केमिकल्स है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक बेटा किसान, ठीक है, वो इन केमिकल्स को अफोर्ड नहीं कर पाता है। उसके बाद हमने इसको स्विच किया कि भाई केमिकल्स तो ना हार्मफुल है। फिर हम किसके ऊपर आए, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड पे आए, बायो कंट्रोल पर आए। फिर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का हमने यूज किया।
तो फूड प्रोडक्शन तो बढ़ी डेफिनेटली, इन सब का यूज करके फूड प्रोडक्शन तो बढ़ी। अगर मैं बात करूं एग्रोकेमिकल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का यूज करके फूड प्रोडक्शन तो बढ़ी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टिंग इन द ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, भाई ट्रिपलिंग तो हो गई, फूड प्रोडक्शन तो बढ़ा, ठीक है। फूड प्रोडक्शन तो यहां पर देखने को मिला, ठीक है, कि जो फूड प्रोडक्शन है उसकी क्या हुई, ट्रिपलिंग तो हुई, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या थे, किस तरीके से जो खाने की अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ गई, कि भाई अगर मैं बात करूं इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, हमने क्रॉप वेराइटीज को इम्प्रूव किया, हमने एग्रोकेमिकल्स का यूज किया, ठीक है, हमने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का हमने यूज किया, ठीक है। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम ये आई कि ये जो फूड प्रोडक्शन बढ़ी है ना ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू, ये भी सफिशिएंट नहीं है कि हम हर एक इंडिविजुअल को खाना दे सके, ठीक है। तो मतलब एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टिल नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। अभी भी बेटा ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को खाना मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हम जितना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करेंगे उतना ही जो अमाउंट है हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो नीड है वो पूरी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ किसकी वजह से, हमने अच्छे केमिकल्स यूज करे, ठीक है। लेकिन ये फूड प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन तब भी ये सफिशिएंट नहीं था कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके लिए खाना बेटा ये सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था भाई, ये एग्रोकेमिकल्स बहुत ज्यादा महंगे थे, नॉर्मल बेटा फार्मर है वो इनको यूज नहीं कर पा रहे थे। इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज इज नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है। मतलब जो भी हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यील्ड बढ़े, ठीक है। हम क्या चाहते हैं बेटा, यील्ड बढ़े। अब आप देखो ना, अब यील्ड कैसे बढ़ेगी, जब हम अच्छी वैरायटी का हम यूज करेंगे, हमारे पास जो एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा अच्छी होंगी। अब देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है एक तो इतनी ज्यादा है, इंडिया का एरिया इतना ज्यादा है, रिसर्च टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, लेकिन कैसा लगेगा अगर आपको ये सुनने को मिले कि एग्रो बेस्ड जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी है हम किसी दूसरी कंट्री से ले रहे हैं जिसका एरिया इंडिया से बहुत, इंडिया का अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र का जितना एरिया है उतना तो उस कंट्री का एरिया है, पॉपुलेशन जितनी बेंगलोर की है उतनी तो उस कंट्री की पॉपुलेशन है, और फिर भी हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हम उस कंट्री से ले रहे हैं, तो कितनी मतलब कैसी बात, कैसा लगेगा आपको सुनने में, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास एरिया है, हमारे पास वैरायटीज है, हम कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ाएं जिस तरीके से फूड का प्रोडक्शन वो बहुत ज्यादा हो सके, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी होगी, इसीलिए हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन करेंगे किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन करेंगे हम मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते क्या है, ठीक है, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते क्या है। सिंपल से अगर मैं बात करूं, जिनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई हो चुका है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर हो चुका है इसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसकी डेफिनेशन देखिए, ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स whose genes have been altered by the manipulation are called genetically modified organism, ठीक है। मतलब वही मैंने बोला कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर हो चुका है इसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए, जो भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए, उनके पीछे क्या रीजन रहा होगा। अब आप एक बात देखो कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई, ठीक है। अब किस तरीके से बनाई ये हम अभी पूरी की पूरी कहानी सीखेंगे, लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो बनाई। अब ये जो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है ना, इसके पीछे मेन रीजन क्या है बनाने का, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। तो देखो इंडिया के अंदर ना डाइवर्ज क्लाइमेट है, इंडिया के अंदर सर्दी भी पड़ती है, इंडिया के अंदर भाई भारत के अंदर गर्मी भी पड़ती है, भारत के अंदर बारिश भी होती है, भारत के अंदर ओले भी पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब वैरायटी है क्लाइमेट की, तो
तो हमने ऐसी वैरायटी बनाई जो कि इस एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन को क्या कर सके, सहन कर सके। ठीक है, कि ये जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ना, तो ये जो चेंज होता जो क्लाइमेट है हमारी फसल के ऊपर कोई नुकसान ना करे, तो ये एक तो रीजन था। ऑलराइट, तो पहला क्या लिखा है मैंने, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, अब कभी कहाँ सूखा आ गया है, कोल्ड आ गया, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, ये सारी की सारी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है। ये सारी की सारी क्या है बेटा, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, ये सारी की सारी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है। इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को क्रॉप हमारी सह सके, एक तो हमने इसलिए बनाया। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है भाई कि पहले हम इंसेक्ट को, हम पेस्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का हम यूज करते हैं। अब हम क्यों ना ऐसी क्रॉप को एक सुपर पावर दे दे कि अगर उसको इंसेक्ट खाए, अगर उसको पेस्ट खाए, तो उस इंसेक्ट और पेस्ट की डेथ हो जाए। हमें कोई भी बाहर से इंसेक्टिसाइड का, कोई भी बाहर से पेस्टिसाइड का हमने यूज नहीं किया। मेरी बात समझ में आई कि भाई अगर कोई भी, अगर आपने फसल उगाई है तो कीटनाशक आप यूज करते हैं, है ना, तो हम क्यों ना प्लांट को, उस क्रॉप को हम कुछ ऐसी पावर दे दें कि अगर उस क्रॉप को कोई इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट अपने आप मर जाएगा, आपको किसी केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो फायदे, एक तो केमिकल्स को मतलब एक तो स्प्रे करोगे, ठीक है, तो उसका खर्चा बचेगा, उसके स्प्रे करने के लिए मेहनत बचेगी। तीसरा, अब वो हम केमिकल्स यूज करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दो तीन उसके फायदे रहेंगे। तो हमने क्या किया, हमने रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। हमने ऐसी क्रॉप बना ली जो कि पेस्टिसाइड के ऊपर रिलाय ही ना करे, यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना ली। ठीक है, ये टेक्निक हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये टेक्निक हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थर्ड, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब है कि भाई जैसे आपने टमाटर की खेती करी है, ठीक है, टमाटर की आपने खेती करी, अब हार्वेस्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन आप इसको बेचने गए हो मार्केट के अंदर, अब वो मार्केट बहुत दूर है, ठीक है, यानी कि उसको कम से कम भी 6-7 घंटे लगते हैं। ऑलराइट, और या फिर एक ये लगा लो, उसको ट्रांसफर करने में आपको 2 दिन लगते हैं। अब देखो क्या हुआ कि किसी वजह से ट्रैफिक जैम लग गया, फिर किसी वजह से गाड़ी खराब हो गई, आपको 2 दिन की बजाय 4 दिन लग गए पहुंचने में। तो जो टाइम पीरियड है ना बीच में, वो टमाटर की फसल क्या हो जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी, ओवर राइपनिंग ऑफ टमाटो हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से भी बचाना है। ऑलराइट, तो मतलब अगर टमाटर 2 से 3 दिन तक अगर रह भी गया, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो वो खराब ना हो। तो ये है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसके अंदर बेटा हम पढ़ेंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में, ये भी एक इसकी एक एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम ओवर रैपनिंग ऑफ टोमेटो बचा सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब हार्वेस्टिंग तो हो गई, लेकिन मार्केट के अंदर जब आप उसको सेल करने जाओगे तो जो बीच का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो फसल खराब ना हो, अदरवाइज सारी की सारी मेहनत खराब जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स, मतलब जो प्लांट है बहुत अच्छे तरीके से मिनरल्स का यूज करे। नेक्स्ट क्या होगा, एनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, मतलब पहले हमने अगर राइस का, मतलब आप राइस खाते हो, चावल खाते हो, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, लेकिन हम उस राइस के अंदर कुछ ऐसी पावर डाल दे कि अब भैया उसके पास विटामिन ए भी होगा, तो हमने ऐसे राइस बना लिए जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन राइस हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन है, हम बायोटेक्नोलॉजी को इस तरीके से यहाँ पर यूज करते हैं। Alright, so tailor-made plants have been developed to supply the alternative resources to the industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. हमने alternative methods हमने बना लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात यहाँ पर समझ में आई? तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ऑलराइट, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन
एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी की? एग्रीकल्चर के अंदर। ऑलराइट, तो देखो हुआ क्या, यहां पर क्या हुआ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लेंगे हम गोल्डन राइस का, ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? गोल्डन राइस का। अब देखो, अब क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ना बीट जो प्रो वाइटामिन ए है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रो वाइटामिन ए है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर ये लीवर इस प्रो वाइटामिन ए को वाइटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से ये सुपर पावर है किसके अंदर पहुंचा सकते हैं? राइस के अंदर पहुंचा सकते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अब उसके पास वाइटामिन ए का भी मतलब सोर्स है वो, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, हमने एक डैफोडिल लिया, ठीक है, हमने क्या लिया? एक डैफोडिल प्लांट लिया, ठीक है। अब इससे हमने, जैसे कि मैं बना दूं, ये एक डैफोडिल हमने क्या लिया? प्लांट लिया, ठीक है। इस डैफोडिल के पास ना एक सुपर पावर है। इस सुपर नेचुरल पावर का नाम क्या है? डैफोडिल बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है। ये बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज ये बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है, ये वाला, इससे हमने इस जीन को आइसोलेट कर लिया। अब किस तरीके से आइसोलेट करेंगे ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। किस तरीके से आइसोलेट करेंगे ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अगर हम कोई भी जीन, ये हमारा डिजायर्ड जीन है, ठीक है, अगर हमें कोई भी जीन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। ये बात लास्ट लेक्चर की है, लास्ट लेक्चर इन द सेंस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की ये बात है बेटा। अगर नहीं समझ में आई है तो आप उसको एक बार लेक्चर को देखो पूरा का पूरा, वो बेस है बायोटेक्नोलॉजी का। दूसरा, अगर हम कोई भी डिजायर्ड जीन एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज रेट्रोवायरस। अगर हमें कोई भी जीन बैक्टीरिया के अंदर अगर हमने ट्रांसफर करना है तो उसके लिए वेक्टर की जरूरत पड़ेगी प्लाज्मिड। तो यही अगर मैं बात करूं, अब हमने एक प्लाज्मिड ले लिया, हमने क्या ले लिया? प्लाज्मिड ले लिया। और ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, ये किसका प्लाज्मिड, सॉरी, ये हमने जो वेक्टर ले लिया ये किसका ले लिया बेटा? टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ठीक है। क्योंकि जो भी डिजायर्ड जीन है वो हम किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं? हम राइस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं? हम राइस के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑलराइट, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो यहां से हमने बना लिया रिकॉम्बिनेंट, इन दोनों को जोड़ दिया है और कट लगाया विद हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसने जोड़ दिया है डीएनए लाइगेज ने, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। और ये हमारे पास बनके तैयार हो गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, जिसके पास हमारा डिजायर्ड जीन भी है। और जीन कौन सा है? बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन। अब ये हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? राइस के अंदर, ऑलराइट। तो अब ये राइस है, राइस के पास कार्बोहाइड्रेट का ये सोर्स तो है, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स तो है, और साथ साथ ये किसका सोर्स हो गया? बीटा, इसके अंदर बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है। अब ये जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है बेटा, ये बीटा कैरोटीन, यानी कि बीटा कैरोटीन क्या है? प्रो वाइटामिन ए, ठीक है। बीटा कैरोटीन क्या है? प्रो वाइटामिन ए है। अब ये जीन इसके पास पहुंच गया है, बीटा कैरोटीन बनने लगेगा। अब बीटा कैरोटीन वाइटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे लीवर के अंदर। तो अब जो राइस, जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, अब ये वाइटामिन ए का भी सोर्स है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर जहां पर, ऐसे एरियाज के अंदर जहां पर बेटा वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो वहां पर हम इस तरीके से राइस बना सकते हैं, गोल्डन राइस हम बना सकते हैं। आपका घर मतलब होमवर्क ये है कि हम इसको गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं, ठीक है। हमने इसको वाइटामिन ए रिच राइस तो बना दिया, वाइटामिन ए रिच राइस तो बना दिया, लेकिन क्वेश्चन ये रहेगा कि इसको गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं, ये आपका एक होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये पहली एप्लीकेशन थी। अगर मैं बात करूं दूसरी एप्लीकेशन की, तो जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है।
दूसरी जो एप्लीकेशन है वो क्या थी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से हम किस तरीके से बच सकते हैं। ये बेटा आपके ना सिलेबस के अंदर तो नहीं है, ठीक है, ये फ्लेवर सेयर टोमेटो तो आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी के अंदर इसके एप्लीकेशन में दिया है कि हमने ऐसी क्रॉप्स भी बनाई है जिससे हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बच सके। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम टमाटर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये एग्जाम्पल है बेटा, हमने ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाया है। क्या बनाया है, ट्रांसजेनिक टोमेटो, ठीक है, ट्रांसजेनिक टोमेटो हमने यहाँ पे बनाया है। चलो टमाटर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बन गया टमाटर, ये है टमाटर, ठीक है। ऑलराइट, अगर टमाटर नहीं लग रहा है ये आपको तो इसके नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं टमाटर, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, टमाटर है, ठीक है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं कि भाई इसके पास ना एक जीन है, ठीक है, इसके पास अब जीन है एक। अब ये जीन, अब आप जब ये जीन एक्सप्रेस करेगा ना, जब ये जीन एक्सप्रेस करेगा तो एक एंजाइम बनाएगा। इस एंजाइम का नाम क्या है, पोली गैलेक्टूरोनेज, पोलीगैलेक्टूरोनेज है, ठीक है। एंड दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर राइपनिंग ऑफ टोमेटो, ठीक है, ओवर राइपनिंग ऑफ टोमेटो के लिए ये जीन रेस्पॉन्सिबल है, ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल। कोई भी जीन है, जीन एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो यहां पर हमने देखा भी टमाटर है, टमाटर के पास ना एक जीन है, वो जीन एक्सप्रेस करेगा और एक एंजाइम बनाएगा, उस एंजाइम का नाम है पोलीगैलेक्टूरोनेज। अब अगर आप ये सोचो कि मैं अगर इस जीन का एक्सप्रेशन रोक दूं, अब नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है भाई, आरएनए है, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और ये प्रोटीन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। कोई भी जीन है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसका मतलब यही प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो मेरी बात सोचो, मैं क्या कह रही हूं कि अगर हम इस एंजाइम का ही बनने की प्रोसेस को बंद कर दें, ठीक है, इस एंजाइम की ऐसा तिगड़म बिठाएं कि भाई ये एंजाइम ही ना बने। अगर ये एंजाइम नहीं बना तो इसका मतलब क्या है, ये ओवर राइपनिंग ऑफ टोमेटो नहीं होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से हम बच जाएंगे। तो क्या साइंटिस्ट ने, ये जो आरएनए है, ठीक है, ये आरएनए है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को, ठीक है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या बना दिया, डबल स्ट्रैंडेड बना दिया। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या बना दिया बेटा, डबल स्ट्रैंडेड बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, डबल स्ट्रैंडेड। अब ये डबल स्ट्रैंडेड अगर बन गया तो इसका मतलब भाई एक ही जो स्ट्रैंड है, सेंस आरएनए क्या बनाता था, प्रोटीन बनाता था। अब हम इसको डबल स्ट्रैंडेड बना दे, अगर डबल स्ट्रैंडेड बना दे तो ये जो आरएनए है आगे चल के प्रोटीन नहीं बना पाएगा। प्रोटीन मतलब ये एंजाइम नहीं बना पाएगा। अगर ये प्रोसेस अगर रुक गई तो इसका मतलब है ओवर राइपनिंग से हम बच गए, ओवर राइपनिंग ऑफ टमाटो नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, ओवर राइपनिंग ऑफ टमाटो यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई। अब बात ये है कि इस तरह ये हम कैसे सिंगल स्टैंडर्ड को हम डबल स्टैंडर्ड बना सकते हैं। ये बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक, और दिस टेक्निक इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस या फिर मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग। और सेम जो टेक्निक है हम पढ़ेंगे किसके अंदर, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर। तो चिंता की यहां पर बात नहीं है, सिर्फ आप इस चीज को एक बार ये समझ लीजिए, एक बार चीज आप ये समझ लीजिए, बाकी सब सेट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया है आपका फ्लेवर सेवर टमाटो। जो थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है एग्रीकल्चर के अंदर, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है बेटा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये भी एप्लीकेशन है,
भाई सिंपल सी बात है, एक बात सोचो कि हम पहले क्या यूज करते हैं, हम यूज करते थे इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इंसेक्टिसाइड, अगर हमने इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किया तो ये जो कॉटन की जो फसल है बेटा, जो इस तरीके से ये कॉटन खिल के बाहर आया है, इस इंसेक्ट ने इसका सत्यानाश कर दिया, ठीक है। तो हमने अपने क्रॉप को बचाना है, हमने क्या करना है, हमने अपने क्रॉप को बचाना है। किस तरीके से हम अपने क्रॉप को बचाएंगे पहले हम ये देखेंगे। और बात ये है कि हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करना है, हमें सुपर पावर प्लांट के अंदर, हमने सुपर पावर उस क्रॉप के अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक है। नेचुरली तो नहीं है, ठीक है। अगर नेचुरली होती तो हम सुपर नेचुरल पावर कह देते, नेचुरल तो है नहीं, हमें आर्टिफिशियल उसको देनी पड़ेगी, ताकि इंसेक्ट के पास, ताकि मतलब क्रॉप के पास कोई जादुई शक्ति आ जाए कि अगर इंसेक्ट इसको खाएगा तो ये इसकी डेथ निश्चित है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट ने पहले क्या सोचा, किस तरीके से उनके दिमाग में आइडिया आया और इन्होंने किस तरीके से उसको अप्लाई किया। तो पूरी कहानी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि प्रोवाइड्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्रॉप बनाई है, हमने बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सारी की सारी फसलें हमारी तैयार हैं, ठीक है। अब पहले तो हम ये देख लेंगे ये सुपरनेचुरल पावर का आइडिया आया कैसे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं एक बैक्टीरिया की, उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। बैक्टीरिया के पास क्या है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस, ऑलराइट। अब बेटा इस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, इसके पास एक जीन है, इसके पास है एक नेचुरल पावर जीन, और ये जीन बेटा इट इज रिस्पॉन्सिबल, जब ये एक्सप्रेस करेगा तो बेटा जो प्रोटीन बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, ठीक है। ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और ये इनएक्टिव होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। ये किसके फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। बेसिलस थुरिनजेनेसिस के पास क्या है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस के पास एक जीन है। अब ये जीन एक्सप्रेस करेगा तो क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा, जो जिसको हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको आप प्रोटॉक्सिन भी बोल सकते हो, इनएक्टिव टॉक्सिन है। मतलब ये जो टॉक्सिन है बेसिलस थुरिनजेनेसिस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि जब इस इंसेक्ट के ऊपर, जब इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई इंसेक्ट फीड करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, ये जो इनएक्टिव जो टॉक्सिन है, ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है, ये एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एल्कलाइन पीएच, ठीक है, एल्कलाइन पीएच प्रोवाइडेड बाय द मिडगट। भाई जो मिडगट के अंदर एल्कलाइन पीएच प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। भाई हमारे बॉडी के अंदर भी तो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, जैसे कि पेप्सिनोजन है। अब ये जो पेप्सिनोजन है जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, नॉर्मली काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर HCl इसके पास पहुंच गया, एसिडिक पीएच मतलब इसको मिल गई, तो ये पेप्सिनोजेन, जेन लग जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इनएक्टिव है। अब ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसको मिला, यानी कि एसिडिक पीएच मिली। अब एसिडिक पीएच में ये एक्टिव हो गया और प्रोटीन को इसने डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। तो सेम जो बात है बेटा, ये बात यहां पर हुई। यहां पर कैसे हुई कि ये जो टॉक्सिन है ये बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जब ये इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगी, और ये जो एल्कलाइन पीएच है जो इंसेक्ट की गट से मिलती है। अब हम बात करते हैं इस एक्टिव टॉक्सिन का क्या हुआ। अब ये जो एक्टिव टॉक्सिन है ना, ये बाइंड कर गया एपिथेलियल सेल ऑफ द मिडगट, ठीक है। ये किससे बाइंड कर गया, ये बाइंड कर गया एपिथेलियल सेल ऑफ, ये बाइंड कर गया एपिथेलियल सेल, मिडगट एपिथेलियल सेल, ठीक है। बाइंड विद मिडगट एपिथेलियल सेल,
मिडगट एपिथेलियल सेल से बेटा ये बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद क्या होगा, सेल की, जैसे सपोज ये क्या है, मिडगट एपिथेलियल सेल है, और यहाँ पर ना पोर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, ये क्या क्रिएट हो गए बेटा, पोर्स क्रिएट हो गए। अगर पोर्स क्रिएट हो गए तो इसका मतलब जो फ्लूइड है वो अंदर चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब पोर डेवलप हो गए। ऑलराइट, जब ये पोर डेवलप्ड हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग हो गई तो लाइसिस हो गई, और लाइसिस हो गई, अल्टीमेटली लाइसिस हो गई तो यानी कि इंसेक्ट की डेथ हो गई। लाइसिस हो गई तो इंसेक्ट की डेथ हो गई। ये वाली बात है कि भाई बेसिलस थुरिंजेनेसिस के पास एक जीन है, और इस जीन का नाम क्या है बेटा, ये जीन है क्राइजीन। ठीक है, जीन का नाम क्या है, क्राइजीन। ऑलराइट, तो ये वाली बात समझ में आई। अब देखो पीछे जो लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, कि ये जो बीटी कॉटन है, ये जो बीटी कॉटन है, ठीक है, बेसिलस थुरिंजेनेसिस जो बैक्टीरिया बेटा, इसके पास एक क्राइजीन है, और ये जो क्राइजीन है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग मतलब ये क्या बनाता है, ये इनएक्टिव टॉक्सिन बनाता है, दैट इज प्रोटॉक्सिन, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। और ये कब बनाएगा ये ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ ये टॉक्सिन बनेगा। तो पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी किस तरीके से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास एक पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोइंग एक प्रोटीन बनता है जो कि इनएक्टिव होता है, जिसको हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। लेकिन जब इंसेक्ट इसको फीड करता है तो ये इसकी मिड गट जो है एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड कर देगी, जिसकी वजह से इनएक्टिव एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और मिड गट एपिथेलियल से बाइंड करके स्वेलिंग होगा, लाइसिस होगा, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इतनी बात हमने देखी है। लेकिन अब बात यह है कि अब हमने ना इसको यूज करना है किसके अंदर, एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर के अंदर। इस एप्लीकेशन को हम एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज करेंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि हमारी जो कॉटन है, उस कॉटन को पूरा का पूरा कॉटन बॉलवर्म्स ने खराब कर दिया। अब हमने किस तरीके से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, और एक इसके पास एक टेक्निक देंगे हम, एक सुपर नेचुरल जो सुपर पावर है वो हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी से उसको प्रोवाइड कर देंगे। कैसे कि भैया बेसिलस थुरिंजेनेसिस है ना, इसकी जो पावर है, पहले तो बेसिलस थुरिंजेनेसिस के पास जो पावर है इसको ले लो। ठीक है, बेसिलस थुरिंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, बेसिलस थुरिंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है ना, इसकी पावर को ले लो। पावर क्या है बेटा, क्राइजीन। ठीक है, इस क्राइजीन को हमने आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करने के बाद क्या होगा, हमने रिकॉम्बिनेंट बना लिया। अब रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड। जब हम कॉटन के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, टीआई प्लाज्मिड हम यूज करेंगे, और हमारे पास क्या बन के तैयार होगा, रिकॉम्बिनेंट। और हमारे पास क्या बन के तैयार होगा, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट बन के हमारे पास तैयार है, दैट इज क्राइजीन। अब ये रिकॉम्बिनेंट बन के तैयार है। अब ये हमने किसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ये हमने इंसर्ट कर दिया कॉटन के अंदर। ये कॉटन बना लेते हैं। ठीक है, चाहे कॉटन हो, चाहे डैफोडिल हो, चाहे राइस हो, अपना सेम डायग्राम चलेगा। ठीक है ना ये है कॉटन। इस कॉटन के अंदर इसको क्या कर देते हैं हम, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो अब तुम्हारा ट्रांसफर होने का वक्त आ गया है। इसको ट्रांसफर किया हमने। अब जैसे ही इसके ऊपर कोई इंसेक्ट फीड करेगा, अब ये इंसेक्ट की शामत आएगी, क्योंकि इसके पास पहुंच गई है पावर। ठीक है, एसपीडी इमरजेंसी। अब इसके पास इंसेक्ट फीड करेगा तो ये जो टॉक्सिन है, ठीक है, अब भाई ये जीन है, जीन एक्सप्रेस करेगा तो एंडोटॉक्सिन बनाएगा। लेकिन इसको कुछ नहीं कह रहा था बेसिलस थुरिंजेनेसिस को, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में था। लेकिन यहां पर ये इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई, और ये जो जीन है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा, एंडोटॉक्सिन बनाएगा। ठीक है, एंडोटॉक्सिन बनाएगा, इनएक्टिव टॉक्सिन बनाएगा, और ये एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे।
इनएक्टिव टॉक्सिन को कैसे, जो एल्कलाइन पीएच मिलेगी इंसेक्ट की गट में, ठीक है, एल्कलाइन पीएच मिलेगी इंसेक्ट की गट में, एक्टिव टॉक्सिन, और ये मिड गट एपिथेलियल से बाइंड करेगा, मिड गट एपिथेलियल सेल से ये बाइंड करेगा। फिर क्या होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है, फिर स्वेलिंग होगी और लाइसिस होगा, और अल्टीमेटली क्या होगी, डेथ, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगी, डेथ, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हम पूरा का पूरा यूज करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो हम ये क्राइजन इंसर्ट करेंगे ना, जैसे क्राई फर्स्ट टैब हो गया, क्राई फर्स्ट टैग हो गया, ये स्पेसिफिक किसके लिए होगा, हम वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास एक तो कौन सा इंसेक्ट है और कौन सी हम क्रॉप के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी क्रॉप के लिए यूज कर रहे हैं, ये क्राइजन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है, और ये टारगेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बेटा हमारा टारगेट क्या है और क्रॉप कौन सी है। ऑलराइट, तो ऐसे ही हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्राइजिन फ्रॉम बेसिलस थोरेंजेनेसिस, बीटी कॉटन के अंदर क्या होगा बेटा, सेल एक्सप्रेस द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इंजेस्टेड बाय द कॉटन बुलवॉर्म। हमने जो इंसेक्ट है वो कौन सा है बेटा, कॉटन बुलवॉर्म है। एल्कलाइन पीएच है इन द मिडगट ऑफ इंसेक्ट, सोल्यूबलाइज दिस क्रिस्टल प्रोटीन, और ये एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। पोर्स क्रिएट हो जाएंगे मिडगट एपिथेलियल सेल के अंदर, स्वेलिंग हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या हो गया, डेथ ऑफ इंसेक्ट। जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर स्टेप्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो चॉइस ऑफ जीन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि टारगेट क्या है, पेस्ट क्या है, और हम क्रॉप कौन सी यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम क्राई फर्स्ट एग और क्राई सेकंड एग हम यूज करेंगे किसके लिए, कॉटन बुलवॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्राई फर्स्ट एग हम किसके लिए यूज करेंगे, कॉर्न बोरर के लिए यूज करेंगे। ऐसा कोई भी जीन हम ऐसे ही अपनी मन पर मर्जी से इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप है। लेपिडोप्टेरन्स के अंदर क्या क्या आता है बेटा, टोबैको बड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, कॉटन बुलवॉर्म, ठीक है, और कॉर्न बोरर, ये सब आते हैं, इनसे प्रोटेक्शन हमें मिल देगी। सिलेप्टेरन्स के अंदर बीटल्स आएगा, डायप्टेरन्स के अंदर फ्लाइज एंड मस्किटोस, ठीक है। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि क्राई फर्स्ट एंड क्राई सेकंड एब किसके लिए, क्राई फर्स्ट एब किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है। बीटी टॉक्सिन क्या है, इंसेक्ट स्पेसिफिक है। तो ये एक एप्लीकेशन थी। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की, ठीक है। 4 एप्लीकेशन हमने देख ली, ठीक है। पहला हमने गोल्डन राइस देखा, दूसरा हमने देखा फ्लेवर सेवर टोमेटो, तीसरा हमने देख लिया इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, और जो चौथा हम देख रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम देख रहे हैं। अब पूरी की पूरी कहानी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या। देखो, ये एक मेथड है, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है इन ऑल द यूकैरियोट्स। इसके अंदर हम जो टेक्निक हम पढ़ेंगे वो है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, और इसी का दूसरा नाम है mRNA साइलेंसिंग, ठीक है, mRNA साइलेंसिंग। बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के अंदर मैंने एक टेक्निक बताई थी कि जो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं इन ऑल द प्रोकैरियोट्स। कैसे, अगर बैक्टीरियोफेज अगर इन्फेक्शन कॉज करेगा किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ऑलराइट, तो अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करेगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास 2 सेट ऑफ एंजाइम होते हैं, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा मिथाइलेटिंग एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है बेटा, ये वो एंजाइम है जो कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर कट लगाएगा। फॉर एग्जांपल इको आर1 कहाँ कट लगाता था, GATTC सीक्वेंस अगर उसको मिल गई तो वो G और A के बीच में कट लगाएगा। तो इसी तरीके से जो वायरल जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कहीं पर भी इसको ये सीक्वेंस मिली तो वो G और A के बीच में कट लगा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो वायरल जो जेनेटिक मटेरियल उसको बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। तो हो सकता है ना कि जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसके पास ये सीक्वेंस मिली, अगर उसको ये सीक्वेंस मिल गई
और तो वो जी ए और ए सीक्वेंस के ऊपर बीच के बीच में कट लगा देगा, जी और ए के बीच में। इसका मतलब ई को R1 ने जो वायरल जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करा, लेकिन साथ साथ अपने को भी कर देगा। तो अपना कैसे बचाना है? दूसरा सेट ऑफ एंजाइम होता है मिथाइलेटिंग एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं मिथाइलेज। ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है अपने खुद के क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो इसका मतलब अब उसका रूप बदल गया, रूप बदल गया, भेष बदल गया। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने वाले को नहीं पहचान पाएगा, दूसरे वाले को पहचानेगा। तो ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये कहानी पिछले चैप्टर की थी। अगर आपको नहीं समझ में आया कि मैंने ये 2 सेकंड पहले क्या बोला है, तो बेटा इसके लिए आपको पिछले वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहां पर मैं बात कर रही हूं कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, जिसको आप मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है इन ऑल द यूकैरियोट्स, ठीक है। किस तरीके से है वो हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम किस तरीके से करेगी, एक बार आप ये देख लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए कोडेड फॉर पेस्ट स्पेसिफिक जीन। इसको हम साइलेंस कर देते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या ये आपको बात थोड़ी थोड़ी अभी याद आई कि मैंने फ्लेवर सेवर टमाटो के अंदर भी यही बोला था कि अगर हमें किसी जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है तो हम सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है उसको हम क्या कर देते हैं, डबल स्टैंडर्ड बना दो, ठीक है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो आगे प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अगर प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो इसका मतलब हमने उसके जीन के एक्सप्रेशन को ही रोक दिया। तो इसके सोर्स क्या क्या होगा? वायरस विद आरएनए जीनोम, या फिर मोबाइल जेनेटिक मटेरियल जिसको हम ट्रांसपोजोन भी बोलते हैं, रेप्लिकेटिंग वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। तो एक बार इसको पहले तो हम ये देखते हैं किस तरीके से ना ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, क्या मैकेनिज्म है, फिर आपको ये कहानी समझ में आएगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि यूकैरियोट अपने आप को किस तरीके से इन्फेक्शन से बचाती हैं। यूकैरियोटिक सेल, जैसे सपोज ये क्या है, ये है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब इस यूकैरियोटिक सेल को इन्फेस्ट कर दिया है किसने? बैक्टीरियोफेज ने। ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल को किसने इन्फेस्ट कर दिया है? ये इन्फेस्ट कर दिया है बेटा बैक्टीरियोफेज ने। और अपना जो वायरल जो डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए बेटा, वो कहाँ पर रिलीज कर दिया? वायरल डीएनए रिलीज कर दिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ऑलराइट, आप देखो ये जो वायरल डीएनए है, एक सेंस आरएनए बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा? एंटी सेंस, ठीक है। एक तो क्या बनेगा बेटा? सेंस आरएनए, और दूसरा क्या बनेगा? एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए। ऑलराइट, अब ये जो सेंस जो आरएनए है, ठीक है, ये जो सेंस आरएनए है, यही आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। एंटी सेंस तो प्रोटीन नहीं बनाता और जीन एक्सप्रेस करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल अपने आप को किस तरीके से बचाती है? भाई इसके जेनेटिक मटेरियल ने, इसके वायरल जीन ने अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर दिया तो क्या होगा? तो ये अगर जीन एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बना देगा। अगर यहाँ पर प्रोटीन बन गया तो इसका मतलब ये यूकैरियोटिक सेल अब इन्फेक्ट हो गई। तो मैं आपको क्या बताने चाह रही हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये यूकैरियोटिक सेल अपने इन्फेक्शन को किस तरीके, अपने आप को किस तरीके से इन्फेक्शन से बचाता है। तो भाई वायरल जो डीएनए है वो क्या करेगा? सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाएगा। सेंस आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो इसके पास क्या एक डिफेंस होता है मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं बेटा रिस्क। रिस्क बोले तो आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क मतलब आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो रिस्क है ये क्या करेगा? इसके ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। रिस्क आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिस्क है ना, ये इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपका एंटी सेंस है। ये क्या करेगा बेटा? ये सेंस आरएनए को, जो कि प्रोटीन बनाएगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा।
अभी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा। इसका मतलब आप जो जेनेटिक मटेरियल है, वायरल जेनेटिक मटेरियल है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल बच गई और इसके पास ये एंटीसेंस पड़ा रहेगा ऐसे। एंटीसेंस का कोई रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एंटीसेंस विद रिस्क, एंटीसेंस का कोई रोल नहीं है। एंटीसेंस विद रिस्क, एंटीसेंस का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है बेटा? रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बनाता। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल अपने आप को बचाती है। ऑलराइट, कि जो सेंस आरएनए, वो आरएनए जो कि प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्क उसको खत्म कर देगा। अब ये अगर सेंस आरएनए खत्म हो गया तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं बना। अगर प्रोटीन नहीं बना तो ये सेल इसके इन्फेक्शन से बच गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेकिन हमारी कहानी ये पढ़ने की नहीं है, ये तो हमने जस्ट ऐसा ही पढ़ लिया था किस तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। हमारी कहानी कुछ ऐसी है कि एक पेस्ट है। ठीक है, एक पेस्ट है, यानी कि एक निमेटोड है। ये निमेटोड का नाम क्या है? इस निमेटोड का नाम है मिलोआइडोगाइनिन कोग्निशिया। ठीक है, इसका नाम है मिलोआइडोगाइनिन कोग्निशिया। पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा निमेटोड, निमेटोड मतलब राउंड वॉर्म। ठीक है, ये है राउंड वॉर्म। अब ये क्या करेगा, जो हमारे राउंड वॉर्म, ठीक है, जैसे कि जो हमारा जो टोबैको जो प्लांट है ना, उसकी ये ईल्ड को कर देता है कम। किस तरीके से ईल्ड को कम कर देता है? जैसे बेटा ये जो रूट्स है, जो टोबैको प्लांट है, ये रूट्स को हमला बोलता है। ठीक है, रूट्स के ऊपर ये इस तरीके से ये आके बैठ जाएगा। ऑलराइट, और जितना भी जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स खा के खुद मोटा हो जाएगा, लेकिन प्लांट्स को कुछ भी न्यूट्रिएंट्स जाएगा नहीं। इसकी मतलब इसकी वजह से क्या हो गया, टोबैको की जो ईल्ड है वो क्या हो गई, हमारी कम हो गई। टोबैको की जो ईल्ड है वो क्या हो गई, कम। तो हम ये टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं बेटा, हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि इस निमेटोड से मिलोआइडोगाइनिन कोग्निशिया है ना, इसको बेटा हमने अपने टोबैको प्लांट को बचाना है इसके कहर से, मिलोआइडोगाइनिन कोग्निशिया के कहर से। ठीक है, बेसिक सी बात ये है। ऑलराइट, तो क्यों ना हम इसके कमजोरी को पकड़ते हैं। पहले जब हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में तो बेटा जो बेसिलस thuringiensis के पास जो पावर है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली थी और हमने कमजोरी ढूंढ ली थी इंसेक्ट की। ठीक है, इसी तरीके से इस पेस्ट की हम क्या ढूंढ लेंगे बेटा, इस पेस्ट की हम कमजोरी ढूंढ लेंगे। अगर इस पेस्ट की अगर हमें कमजोरी मिल गई तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो काम है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमारा जो काम है वो क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से, अब हम वो बात करते हैं। तो निमेटोड है, निमेटोड, निमेटोड कौन सा, मिलोआइडोगाइनिन कोग्निशिया। ठीक है, ये निमेटोड है यहाँ पर। ये निमेटोड बेटा मिलोआइडोगाइनिन कोग्निशिया, में बार बार यहाँ पर नाम नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, मिलोआइडोगाइनिन कोग्निशिया। ठीक है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। इसकी कमजोरी क्या ढूंढते हैं पहले बेटा, हम इसकी पहले कमजोरी ढूंढते हैं। कमजोरी कैसे ढूंढते हैं देखो। ठीक है, कमजोरी कैसे ढूंढते हैं कि भाई ये जो निमेटोड है, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अब सेगमेंट है भाई, इसके पास ना एक जीन होगा। सारी कहानी ही क्या है भाई, एक जीन की। ये एक पर्टिकुलर जीन होगा। ठीक है, ये क्या है भाई, पर्टिकुलर एक जीन यहाँ पर होगा। अब ये क्या बनाएगा बेटा, मैसेंजर आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका एक स्ट्रैंड क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये बना लिया इसने मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए यानी कि सेंस आरएनए बनाएगा। ये है सेंस आरएनए। अब ये जो सेंस आरएनए है क्या बनाएगा बेटा, प्रोटीन बनाएगा। ऑलराइट, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन ही तो बनाता है। अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, ये जो प्रोटीन है इसके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि इसके पैरासिटिज्म बिहेवियर के लिए दिस प्रोटीन इज वेरी वेरी नेसेसरी। भाई हमने कमजोरी पकड़ी किसकी, निमेटोड की। निमेटोड की कमजोरी क्या है, निमेटोड की कमजोरी है एक जीन। ठीक है, ये जीन जब एक्सप्रेस करता है
जब ये जीन एक्सप्रेस करता है तो एक प्रोटीन बनाता है। ये जो प्रोटीन है इसके पैरासिटिज्म बिहेवियर के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जीन का एक्सप्रेशन हम रोक दें, ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो के अंदर हमने क्या किया था, जो पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम के पीछे जो जीन रेस्पॉन्सिबल था, हमने उसके एक्सप्रेशन को रोक दिया था। तो यही वाली बात हम यहां पर कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि इस जीन का जो एक्सप्रेशन है, ये जो जीन जो प्रोटीन बनाएगा, अगर हम मैं इस जीन के एक्सप्रेशन को रोक दूं तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा जो इसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो निमेटोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर अब हम जो पावर किस तरीके से हम टोबैको प्लांट को दें कि अब टोबैको प्लांट के पास पावर आ जाए कि अगर ये पेस्ट टोबैको प्लांट के ऊपर फीड करेगा तो हमें कुछ भी पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है। हम बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे कि किस तरीके से ये पावर हम दें, किसको हम दें, टोबैको प्लांट को। ठीक है, तो आ जाओ हम ये सुपर पावर की बात करेंगे और टोबैको प्लांट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये है टोबैको प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर हमने इस जीन को आइसोलेट किया। इसको हमने क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट किया और रिकॉम्बिनेंट बनाया किसकी मदद से, टीआई प्लाज्मिड की मदद से। और बेटा डबल स्टैंडर्ड यहां पर हमने मॉडिफाइड डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज द मॉडिफाइड डीएनए, दिस इज द मॉडिफाइड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हाँ या ना? देखो यहां पर बात क्या है, यहां पर सिंपल सी बात ये है बेटा, सिंपल सी बात ये है कि हमने इस जीन को इस तरीके से यहां पर इंट्रोड्यूस करना। भाई इस जीन के पास कोई ना कोई सीक्वेंस होगी, भाई जीन है, जीन के पास कोई ना कोई सीक्वेंस होगी। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रही हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमने इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया है, इस तरीके से मॉडिफाइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है किसके पास इसके पास इसकी सेंस तो स्ट्रैंड बनाए और ये साथ साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनाए। मेरी बात समझे? और जो सीक्वेंस होगी वो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, इस सेंस की। भाई ये जो सेंस आरएनए है ये क्या है, सेंस आरएनए। हमने इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ली है कि जो डीएनए है दोनों स्ट्रैंड बनाए, सेंस भी बनाए और एंटी सेंस भी बनाए। ये मॉडिफाइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया। अब मॉडिफाइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेंस स्ट्रैंड भी बनाएगा और दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनाएगा। ठीक है, ये सेंस स्ट्रैंड बनाया, सेंस आरएनए बनाया और साथ साथ एंटी सेंस आरएनए भी बनाएगा। ठीक है, दोनों ही सीक्वेंस कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, इस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अब भाई यूकैरियोट्स के पास है एक पावर और पावर का नाम है रिस्क। रिस्क क्या करता है, सेंस आरएनए को उड़ा देता है। रिस्क क्या करता है, सेंस आरएनए को उड़ा देता है। इस तरीके से सेंस आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा और बचेगा क्या, एंटी सेंस विद द रिस्क। ठीक है, और क्या बचेगा बेटा, एंटी सेंस विद द रिस्क, एंटी सेंस विद रिस्क। अब बस हमारा काम हो गया, एंटी सेंस विद रिस्क। अब हमारा काम हो गया। अब हमारा काम किस तरीके से हुआ कि अगर इसको निमेटोड खाता है, ठीक है, अगर इसको निमेटोड इन्फेक्ट करता है इस टोबैको प्लांट को, तो इसके अंदर क्या घमासान चलेगा, ये है बेटा निमेटोड। निमेटोड कौन सा, मीलोआइडोगोनी इनकोग्निशिया निमेटोड। ठीक है, ये निमेटोड क्या है, इसके पास तो सेंस, ये आरएनए है ही। आरएनए कौन सा बेटा, सेंस आरएनए, ये लगा लिया सेंस आरएनए। ठीक है, ये क्या है, सेंस आरएनए। निमेटोड के पास भाई वो तो प्रोटीन बनेगी और ये जो प्रोटीन है ना ये इसके सरफेस के ऊपर बाइंड करेगी, जिसकी वजह से प्लांट्स का जो मटेरियल है ये बेटा अपने अंदर ले लेगा, यानी कि ये प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ये अपने अंदर ले लेगा और पैरासिटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, हम ये सोच रहे हैं कि इस प्रोटीन के बनने को रोक दे। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा इसका मतलब ये इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर फीड ही नहीं कर पाएगा और प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को ही नहीं ले पाएगा। ठीक है, और लाइक तो हमने क्या किया, जब ये निमेटोड इसको खाएगा, फीड करेगा, तो इसके पास तो ये रहा एंटी सेंस, ये रहा इसका एंटी सेंस और ये इसके पास है रिस्क। ठीक है, ये क्या है, इसके पास रिस्क।
अब देखो एक बात बताओ, ये दोनों आपस में डबल स्टैंडर्ड बन गए या नहीं बन गए? आप भाई इसका जो सेंस है, इसका सेंस ही तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि हमने जीन ही वही वाला इंट्रोड्यूस किया था। हमने जीन किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था कि जो सेंस आरएनए है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी सेंस भी बने। इस तरीके से हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड किया था कि भाई जब ये इसको फीड करेगा तो ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो एंटी सेंस आरएनए है, और एंटी सेंस आरएनए जब इसके पास पहुंचेगा, जब ये इसके पास बेटा पहुंचेगा, ये इसके पास पहुंचेगा, जब ये निमेटोड इस प्लांट को फीड करेगा ना, तो ये अब कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, इसका मतलब अब ये डबल स्ट्रैंड बन गया। अब ये क्या बन गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो इसका मतलब अब ये प्रोटीन नहीं बन पाएगी। अगर प्रोटीन ही नहीं बनी तो इसका मतलब अब ये सरफेस के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, पैरासिटिक बिहेवियर खत्म और निमेटोड भी खत्म। सिंपल सी बात है। जो सेंस आरएनए की जो सीक्वेंस है ना, हमने इस तरीके से प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करी है विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, कि वो सेंस के साथ एंटी सेंस आरएनए बनाए। तो सेंस तो रिस्क उसको खत्म कर देगा, ठीक है, लेकिन एंटी सेंस यहां पर आएगा और इसके साथ अटैच होकर डबल स्टैंडर्ड बना देगा। अगर डबल स्टैंडर्ड बन गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब ये आरएनए एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम निमेटोड को अपने टोबैको प्लांट से बचाते हैं। ना हमने पेस्ट के यूज किया, सिर्फ एक सुपर नेचुरल पावर डाल दी किसके पास? टोबैको प्लांट के पास। ऑलराइट, चलो अब जो चीज बेटा मैंने बताई है वही यहाँ पर वर्ड्स में लिखा होगा। क्या? द केस ऑफ निमेटोड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो, द पेस्ट कॉजिंग रूट नॉट डिजीज। रूट नॉट डिजीज कॉज करता है, और वो पेस्ट कौन सा है? मिलोआइडोगाइन इनकोग्निशिया। निमेटोड स्पेसिफिक जिन हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन सा स्पेसिफिक? वो स्पेसिफिक जिन जो उसके लिए प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट प्लांट के अंदर, दैट इज टोबैको, यूजिंग द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। प्लांट के अंदर जब भी हम वेक्टर का यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का यूज करेंगे, इस तरीके से ऐड करना है कि वो सेंस के साथ एंटी सेंस आरएनए भी बनाए। ठीक है, तो जो सेंस आरएनए है और जो एंटी सेंस आरएनए है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और आपस में डबल स्टैंडर्ड बना देंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहां पर बन जाएगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहां पे बन जाएगा। इस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, मतलब जो आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन बना रहे हैं, हमने उसको इंटरफेयर कर दिया, दैट इज मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो होस्ट प्लांट दैट इज जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर्ड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द निमेटोड इन्फेस्टेशन। तो यहां पर बेटा हमने क्या किया है? अभी तक हमने पढ़ लिया है कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हमने देखी है। कहाँ कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन देखी है? बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हमने देखी है किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टमाटो, और हमने पढ़ा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन देखेंगे किसके अंदर? हम देखेंगे मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन के अंदर बेटा आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, और दूसरा है आप जीन थेरेपी के बारे में यहाँ पर पढ़ोगे। तो चलिए हम अपना अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। एक डेटा है बेटा जो याद करने का है, क्या है कि 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सीयूईटी एग्जाम में, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ कि 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन आउट ऑफ दिस ओनली 12 ऑफ बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। ठीक है, आप देखो यहां पर मेन मुद्दा क्या है। अगर मैं इंसुलिन की बात करूं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की मैं यहां पर बात कर रही हूं, किसकी बात कर रही हूं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की मैं यहां पे बात कर रही हूं। देखो मुद्दा ये है कि पहले जब इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, इंसुलिन डिक्रीज करता है, और दोनों ही बेटा जो ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और हम उस पेशेंट को बोलते हैं उस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की डेफिशिएंसी से होती है, डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है,
अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है भाई इंडिया के अंदर एक ही पेशेंट है डायबिटिक, ठीक है, 2 पेशेंट है, 3 पेशेंट है, लाखों पेशेंट है डायबिटिक। तो हम जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाएंगे, हम एक पेशेंट को ठीक करने के लिए तो बनाएंगे नहीं। जैसे जो भी कोविड के टाइम पर वैक्सीन बनी थी, वो एक इंडिविजुअल के लिए तो बनी नहीं थी, 2 इंडिविजुअल के लिए बनी तो नहीं थी, वो तो भाई बहुत सारे इंडिविजुअल के लिए बनी थी, ठीक है, और इंडिया के लिए बनी और इंडिया बाहर भी भेजी गई। तो भाई जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि हर एक स्टेप पर हम चेक करते हैं कि भाई रिकॉम्बिनेंट उसके पास आया या नहीं आया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से पहले हम थोड़े अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन करके देखते हैं लैब के अंदर, अगर सब सही है तो फिर हम लार्ज अमाउंट के अंदर जाते हैं, पूरा का पूरा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। अगर कोई वैक्सीन बनी है तो प्रॉपर ट्रायल भी होते हैं। तो आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे न्यूज़ में कि वैक्सीन बना ली गई है कोविड के अगेंस्ट, ठीक है, और जैसे फर्स्ट ट्रायल हो चुका है, सेकंड ट्रायल हो चुका है, थर्ड ट्रायल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, तब जाके वो बेटा, तब जाके वो मार्केट के अंदर आती है, ठीक है। और उसके पास भी बेटा आपने देखा होगा जो विलिंग थे, जो वैक्सीन का टेस्ट करवाना चाह रहे थे अपने ऊपर, वो विलिंग जो इंडिविजुअल थे, वॉलंटियर्स थे, वो भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। तो भाई नॉन ह्यूमन के ऊपर तो ट्रायल होता है और फिर ह्यूमन के ऊपर भी ट्रायल होता है, जैसे वैक्सीन का आपने एग्जाम्पल सुना होगा। अब बात यहां पर आती है, बात ये होती है, मैक्सिमम बेटा नॉन ह्यूमन ट्रायल ही होते हैं। जब सारे के सारे ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं ट्रायल, उसके बाद वो मार्केट में आते हैं कि अब ये चीज़ भाई इसके ह्यूमन यूज़ करेगा इसके ऊपर, तो ह्यूमन का कोई भी साइड इफेक्ट ह्यूमन को देखने को नहीं मिलेगा, इंसान एकदम सुरक्षित है, ठीक है। अब देखो जो भी हम इंसुलिन बनाएंगे वो लार्ज स्केल पे तो बनाएंगे। पहले इंसुलिन को ट्रीट किया जाता है, डायबिटीज को ट्रीट किया जाता था, इंसुलिन हम एक्सट्रैक्ट करते थे जो नॉन ह्यूमन सोर्स है, जैसे कि स्लॉटर्ड कैटल और पिग से। अब भाई इंसुलिन जो हार्मोन है, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, वो ह्यूमन के अंदर एक्सप्रेस करता है। अगर हम नॉन ह्यूमन सोर्स से वो इंसुलिन ले लेते हैं और ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तो भाई ऐसे पेशेंट ना बहुत ज़्यादा एलर्जी शो कर रहे थे। क्या शो कर रहे थे? एलर्जी शो कर रहे थे। और इसका फिर देखा गया कि चलो ठीक है, अब हम नॉन ह्यूमन सोर्स से नहीं लेंगे इंसुलिन, अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही इंसुलिन की सिंथेसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंसुलिन जो बनता है ना, वो इमेच्योर फॉर्म में बनता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जिसके पास ए चेन होता है, बी चेन होती है और सी चेन होती है। ए चेन जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी, इस ए चेन के अंदर बेटा 21 अमाइनो एसिड होते हैं, बी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं, और जो सी चेन है, बी चेन, ए चेन, ये बी चेन और ये सी चेन, ठीक है। जो सी चेन है बेटा वो लिंकर चेन कहलाती है, लिंकर चेन कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ए चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड, बी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड और सी के अंदर 33 अमाइनो एसिड होते हैं। लेकिन जब तीनों चीज प्रेजेंट है ना बेटा, इसको हम इमेच्योर इंसुलिन कहते हैं। सब मुद्दा ये आया, इस इमेच्योर इंसुलिन को मेन जब हम असेंबल करते हैं ना, तो मेच्योर फॉर्म के अंदर जब बनाते हैं, वही सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई ए इंसुलिन के पास 21 अमाइनो एसिड, बी इंसुलिन के पास 30 अमाइनो एसिड, और जो मैच्योर इंसुलिन है उसके पास 51 अमाइनो एसिड होते हैं। सी चेन बेटा लिंकर चेन का काम करती है, ए और बी को जोड़ने का काम करती है कि दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बन सके। और सी जब चेन रिमूव हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं कि जो प्रो इंसुलिन है अब इंसुलिन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन बात ये हुई कि भाई एक जो जीन है, एक सेगमेंट है, उसके ऊपर ए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन भी है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूसिंग जीन भी है, बी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूसिंग जीन भी है, और सी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूसिंग जीन भी है। तो जब सी पॉलीपेप्टाइड चेन का हम करेंगे क्या, जब मैच्योर इंसुलिन के पास तो सिर्फ 2 ही चेन होती हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, सबसे पहले तो याद रखना एक डेटा कि 1983 के अंदर सबसे पहले अमेरिकन कंपनी थी इलाई लिली। इलाई लिली कोई साइंटिस्ट का नाम है, इट्स एन अमेरिकन कंपनी। 1983 के अंदर सबसे पहले इसी ने बेटा क्या बनाया था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको हम ह्यूमिलिन भी बोलते हैं। द मेन जो चैलेंज था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू द मैच्योर फॉर्म। देखो हुआ क्या, किस तरीके से बनाया कि भाई ए पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर मैं बात करूं मैच्योर इंसुलिन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं मैच्योर इंसुलिन की, तो मैच्योर इंसुलिन के पास क्या होता है, ए चेन होती है, इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन। ए चेन होती है जिसके पास 21 अमाइनो एसिड होते हैं, और दूसरा होती है बी चेन, और बी चेन के पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 30 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो अमाइनो एसिड हो गए वो कितने हो गए बेटा,
टोटल जो अमाइनो एसिड होगी वो हो गए 51 अमाइनो एसिड। ऑलराइट, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि ये रहा ए पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूसिंग जीन, ये रहा ए पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। ऑलराइट, अब इन्होंने जो होस्ट सेल जो ली, ये भी याद करना है, जो होस्ट सेल ली जिसके अंदर लार्ज नंबर में प्रोडक्शन हुआ वो क्या लिया बेटा, ई कोलाई, ठीक है। अब ले लिया दूसरा फिर भाई प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड ले लिया। ऑलराइट, ये क्या ले लिया, प्लाज्मिड ले लिया। ऑलराइट, अब ये जो ए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, जो सपोज इसको मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। अब दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया और डीएनए को डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया और ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के अंदर, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास बना क्या, रिकॉम्बिनेंट। और ये जो इंसुलिन ए पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूसिंग जीन है, ये इंसर्ट हो गया किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, और हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट यानी कि ए पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास मिल गई, दैट इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये क्या मिली बेटा, ए पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी तरीके से बी पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज कर लिया, ठीक है, अलग से क्या कर लिया, बी पॉलीपेप्टाइड चेन को, बी पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड जो चेन है बेटा, इसको सिंथेसाइज कर लिया और फिर दोनों को असेंबल किया भाई, इनको दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बना दी और हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया, मैच्योर इंसुलिन। आपके सामने पहला तो क्वेश्चन ये है कि हम इंसुलिन का हम इंजेक्शन ही क्यों लेते हैं, हम इसको ऑरली क्यों नहीं ले सकते। तो इस तरीके से भाई ए पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग से सिंथेसाइज कर लिया, बी पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग से सिंथेसाइज कर लिया, दोनों को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। यही आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए चेन जो डीएनए सीक्वेंस फॉर द ए चेन को आइसोलेट किया, प्लाज्मिड यूज किया, ई कोलाई होस्ट सेल यूज की और चेन ए बन गई। और डीएनए सीक्वेंस विद द बी चेन आइसोलेट किया, प्लाज्मिड यूज किया, रिकॉम्बिनेंट बनाया, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया और चेन बी बन गई। दोनों को जोड़ दिया, दोनों को सेपरेटली प्रोड्यूस किया, दोनों को जोड़ दिया और क्रिएट किया डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। और हमारे पास बना ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन को बेटा हम ओरली इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, गट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीएज। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये जो प्रोटीएज है बेटा, जिसको डाइजेस्ट कर देंगे और ये अपना काम भी नहीं कर पाएगा तो उसका कोई फायदा रहेगा नहीं, इसलिए हम उसको इंजेक्शन से लेते हैं। पहली एप्लीकेशन थी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी अब हम बात करते हैं। जीन थेरेपी का मतलब क्या है, ये दूसरी एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। पहली एप्लीकेशन देख लिया, दूसरी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर कह रही हूँ, मेडिसिन के अंदर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से ट्रांसफर कर देना, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद द हेल्दी जीन, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद हेल्दी जीन, ठीक है। डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी, ठीक है। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू एन इंडिविजुअल सेल टू ट्रीट द डिजीज, रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव म्यूटेंट अलील विद द फंक्शनल वन, जीन टारगेटिंग विच इन्वॉल्व द जीन एम्प्लीफिकेशन। तो सब एक डेटा है, जैसे भी कुछ डेटा था, जैसे इंसुलिन किसने बनाया, कौन सा ईयर था, होस्ट सेल क्या यूज करी, ए और बी के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते, दोनों के बीच में क्या लिंकेज होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है भाई कोई पहाड़ आ जाएगा आपके एग्जाम में। सिलेबस चैप्टर इतना है बेटा, एक तो वहीं से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर आपका सिलेबस नहीं आना, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीयूईटी हो, ठीक है। जब आपको पता है भाई, अगर आप एक एनसीईआरटी को इतना ढंग से पढ़ेंगे और सारे के सारे एग्जाम में वही सिलेबस है, तो इसका मतलब है आपको अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब हुई, तो कब हुई ये याद रखना है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर परफॉर्म किया गया, ईयर 1990 था, ठीक है। अब उस बच्ची को एडीए जीन की डेफिशिएंसी थी। एडीए जीन यानी कि एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है।
अब मैं बात करती हूँ, एक आपको समझाती हूँ भाई कि जीन थेरेपी क्या होती है। जीन थेरेपी का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई एक डिफेक्टिव जीन है उसको हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देना। डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देना इज जीन थेरेपी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि एक जीन है हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी भाई दो ही इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज आपके सिलेबस के अंदर, एक तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जो दूसरा क्या रहेगा, स्किड, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, SIED, फुल फॉर्म में आपको लिखवा देती हूं, दैट इज सीवियर कंबाइंड immunodeficiency disease, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से देखो कि एक जीन है, दिस जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ADA एंजाइम। ADA एंजाइम क्या है बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, अब ये एडिनोसिन डीएमिनेज क्या करता है, इसके दो काम है। क्या काम है भाई, इसके दो काम है। पहला काम क्या है कि ये प्रोलिफरेशन कराता है, ठीक है, बी एंड टी लिम्फोसाइट की। ये क्या कराता है, प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, और नेक्स्ट क्या करेगा, प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो बी लिम्फोसाइट है, ये क्या करेगी, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट है वो क्या प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हमने पढ़ा था तो हमने दो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको हम विच इज प्रोवाइडेड बाय द टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो भाई दोनों ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत है, ADA एंजाइम की जरूरत है। अगर ADA एंजाइम नहीं बना, ठीक है, ये एंजाइम क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस जीन में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये जीन नहीं है, ये जीन काम नहीं कर रहा है, जीन एब्सेंट है। ठीक है, इस जीन में कुछ खराबी हो गई है, डिफेक्टिव जीन हो गया है, सॉरी, ये जो जीन डिफेक्टिव जीन हो गया है, अब ये जो जीन है वो क्या नहीं बना पाएगा, ये एंजाइम नहीं बना पाएगा। अगर ये एंजाइम नहीं बना पाया तो इसका मतलब है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एकदम हो जाएगा ठप। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, ठप। अगर बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी, अगर कोई भी बच्चे के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तो इसका मतलब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि भाई हम हर दूसरे दिन बीमार पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है हम दूसरे दिन बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इतने सारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एयर के अंदर प्रेजेंट है। आप किसी चीज़ को टच करते हो उसके अंदर इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस पेन के अगर मैं जूम करके देखूँ इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्स पे हैं, तो मतलब डेली तो हम बीमार नहीं पड़ते। ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके पास ये ADA एंजाइम डिफेक्टिव है, ऐसे बच्चे बेटा ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। अगर माइन्यूट सा अगर इन्फेक्शन हो गया तो भाई उनके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी कम होती है। इसीलिए इस डिजीज का नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट तो ये है भाई, इस एंजाइम को रिप्लेस कर दो। ठीक है, जो हेल्दी जीन है, इस एंजाइम जो ADA जो एंजाइम है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो फंक्शनल जो ADA एंजाइम है उसका इंजेक्शन दे दो, लेकिन ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है। ठीक है, फिर क्या आएगा, बोन रिप्लेसमेंट, बोन ट्रांसप्लांटेशन। ऑलराइट, ये भी परमानेंट क्योर नहीं है क्योंकि डोनर ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है। जीन थेरेपी कुड बी ए परमानेंट क्योर। अगर मतलब परमानेंट क्योर क्या है, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन डन हो जाए एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, इसको हम ट्रीट करते हैं क्या, जीन थेरेपी से। किससे ट्रीट करते हैं हम, जीन थेरेपी से। ऑलराइट, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है पहले अब हम वो देखते हैं कि ये पेशेंट है बहुत उदास है, भाई क्या करें, इसको है डिजीज।
ठीक है। डिजीज कौन सी बेटा? स्किड। ठीक है, इसको डिजीज है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी बोल सकते हो, कुछ भी। तो यहां से बेटा हमने सेल ली, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ सेल लिया, यानी कि आइसोलेशन ऑफ लिम्फोसाइट कर लिया, आइसोलेशन ऑफ डिफेक्टिव लिम्फोसाइट, आइसोलेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसको आइसोलेशन ऑफ एडीए डेफिशिएंसी सेल। यहाँ पे बेटा हम लिम्फोसाइट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको कल्चर करा लिया बेटा। अगर हम लिम्फोसाइट का अगर हम इंसर्शन करेंगे, ठीक है, तो वो भी एक परमानेंट क्योर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट क्योर इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का भी क्या होगा, एक डेफिनेटिव वो है, लाइफ पीरियड है, लाइफ स्पेन है। तो इन लिम्फो सेल को क्या कर लिया, कल्चर करा लिया, लिम्फोसाइट को क्या करा लिया, कल्चर करा लिया। अब आपको पता है अगर हम एनिमल सेल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एनिमल सेल यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ऑलराइट, तो इसके लिए बेटा हमें वेक्टर की जो जरूरत पड़ेगी वो कौन सा पड़ेगा, रेट्रोवायरस। प्लांट का अगर हम बात करते रहे तो प्लांट के अंदर हम किसकी हम यूज कर रहे थे, किसका हम यूज कर रहे थे, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पर मैंने, हाँ ठीक है, प्लांट का अगर हम बेटा हम यूज कर रहे थे तो प्लांट के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम हम ट्यूमिफेशन हम यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एनिमल सेल यूज कर रहे तो रेट्रोवायरस हम यहाँ पर यूज करेंगे, ऑलराइट। तो अब इसको बेटा इन्फेक्ट करा दे, अब ये जो रेट्रोवायरस है, ठीक है, ये क्या है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर हम यूज करते हैं कि हमारा जो एडीए जीन है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, हेल्दी एडीए जीन, हेल्दी एडीए जीन, हेल्दी एडीए जीन इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया है। अब इसको ना हम इन्फेक्ट कराते हैं, इसको हम इन्फेक्ट कराते, जब हम इसको इन्फेक्ट कराएंगे तो बेटा जब ये इन्फेक्ट करेगा ये रेट्रोवायरस, तो ये जो जीन है, एडीए जो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये भी यहाँ पर रिलीज कर देगा, ये एडीए जीन आ गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कल्चर कर लेंगे, तो ये हेल्दी सेल्स आ गई हैं बेटा। अब ये जो सेल्स हैं वो क्या होगी, हेल्दी सेल्स, हेल्दी सेल्स विद एडीए जीन, एडीए जीन। अब इनके पास क्या हो गया बेटा, एडीए जीन इनके पास आ गया है, ऑलराइट। तो अब ये जो है हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसके पास, दोबारा से इस पेशेंट के अंदर हम ये इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बात क्या हुई बेटा, बात ये कि अगर हम लिम्फोसाइट है, वैसे न्यूक्लियस तो लिम्फोसाइट के पास ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात यहाँ पे अगर मैं ये कहती हूँ आपसे कि लिम्फोसाइट ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर क्यों नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। फिर रेगुलर इन्फ्यूजन ऑफ दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि इसके अंदर, इस पेशेंट के अंदर, लेकिन वो भी एक परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन अगर ये सारा का सारा प्रोसीजर बेटा अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर करते हैं तो इट्स अ परमानेंट क्योर, ठीक है। अगर ये बेटा हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक परमानेंट क्योर होगा। क्या होगा, परमानेंट क्योर होगा। ये भी जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है उनका भी क्या होगा, डेफिनेटिव लाइफ स्पेन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो भी हमने ये लिम्फोसाइट क्रिएट करी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का भी क्या होता है बेटा, डेफिनेटिव लाइफ स्पेन होता है, डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है। इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अगर ये प्रोसीजर किया जाए तो इट्स अ परमानेंट क्योर, ऑलराइट। तो जो चीज मैंने आपको बोली है यही यहाँ पे लिखी होगी, और लिखी क्या है कि लिम्फोसाइट ऑफ द पेशेंट हमने लिया है, जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो पेशेंट की लिम्फोसाइट की है। एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए
इंट्रोड्यूस कर दिया रेट्रोवायरस का यूज करके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बनाई है, लेकिन ये भी इमोर्टल है, कोई मतलब ये भी इमोर्टल नहीं है, ये पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये भी क्या है, परमानेंट क्योर यहाँ पर नहीं है। अगर ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर किया जाए तो ये परमानेंट क्योर है। ऑलराइट, यहाँ पर आप बोल सकते हो लिम्फोसाइट आपने इंट्रोड्यूस, लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्ट करिए, ठीक है। तो इंसर्शन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेट गिव्स द परमानेंट क्योर, ये परमानेंट क्योर देता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड। क्या लिया बेटा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड। देखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड के अंदर बेटा पहले दो टाइप के टेक्निक्स होते हैं कि अगर कोई डिजीज है वो कन्वेंशनल मेथड से पता लगा सके या फिर कोई डिजीज मॉडर्न मेथड से पता लगा सके। अगर हम बेटा कन्वेंशनल टेक्निक हम यूज करते हैं तो यूरिन एनालिसिस, सीरम एनालिसिस होता है, तो ये भाई कोई भी डिजीज है उसको मतलब डिफेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम किसी डिजीज का पहले अगर हम पता लगा ले कि भैया ये डिजीज है, पहले अगर हम इसका पता लगे तो उसका क्योर भी जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स जो हम हमें बता दे कि डिजीज भाई थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, वो सिम्टम तो बना ही नहीं है, अगर बॉडी के अंदर वो वायरस है बहुत कम अमाउंट के अंदर, तो हमारे पास टेक्निक है, हम उसको जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करके यूजिंग द पीसीआर टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम उस इन्फेक्शन को पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आपको मैं बता चुकी हूं लास्ट क्लास के अंदर कि भाई इसका डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन स्टेप होता है और ये मल्टीपल कॉपीज बनाती है, एम्प्लीफिकेशन कराती है। अगर इसका लो कंसंट्रेशन का भी बैक्टीरिया और वायरस होगा तो हमें पता लग जाएगा, और ये एचआईवी इन्फेक्शन, म्यूटेशन और अगर जीन और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये पता लगा सकती है, ठीक है। तो देखो ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए लेते हैं जो कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से रेडियो बायोग्राफी, किस तरीके से पीसीआर, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर यूज, तो एक बार हम देते हैं। तो जैसे ये है बेटा एक बंदा, ठीक है, और ये भी है उदास, ठीक है, और इसको हो गया है कुछ इन्फेक्शन, इसको हो गया है कुछ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन बहुत मतलब डाउटफुल है, ठीक है, डाउटफुल है अभी, तो इसको क्या पता कि इन्फेक्शन है या नहीं है। भाई ये खुश भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है, दोनों चेहरे इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखना होगा कि इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। ऑलराइट, तो अगर हम इसका एक सैंपल निकालें, ठीक है, हमने क्या लिया, सैंपल निकाला इसका नीडल से, ये सैंपल ले लिया छोटा सा। अब हम इसको ना एम्पलीफाई करा लेंगे, हम क्या करा लेंगे, इसका एम्पलीफाई। एम्पलीफाई कैसे कराएंगे, पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, जिसके 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं भाई, डीनेचुरेशन होता है, दूसरा स्टेप होगा एनिलिंग, ठीक है, तीसरा स्टेप होगा एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन के अंदर क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। एनिलिंग के अंदर प्राइमर जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, टेक डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करतेगा और एम्प्लीफिकेशन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है भाई, जो नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हम इनको जो हमने एम्पलीफाई किया है ना, इसको हम क्या कर लेंगे, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हम यूज करेंगे, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हम यूज करेंगे। और इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक मैंने आपको बताया था, अगर वो जेल हम यूज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, नोड नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड पर हम अपना सैंपल डालते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करता है। ऑलराइट, तो हमने देख लिया कि भाई ये सेगमेंट्स है, ठीक है, ये सेगमेंट्स हैं डीएनए के जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिए, और इस सेगमेंट के अगेंस्ट हमने क्या बना लिया, सिंथेसाइज्ड, ये सेगमेंट है, और इस सेगमेंट के अगेंस्ट हमने क्या बना लिया, इस सेगमेंट के अगेंस्ट हमने प्रोब बना लिया। प्रोब क्या होता है, प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड, जैसे ये डीएनए है तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ना हमने वो बना ली, ठीक है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने वो बना ली, जैसे कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लिया, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लिया, ऑलराइट, और हमने इसको रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर लिया, प्रोब रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर लिया भाई फॉस्फोरस से, और इसको हम बोलेंगे प्रोब, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक फोटोग्राफिक फिल्म लेंगे, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म लेंगे और हम डीएनए के सेगमेंट लेंगे।
अगर भाई कोई म्यूटेटेड जीन है, ठीक है, जस्ट सपोज ये नॉर्मल जीन है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसको कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन, ये देख के चल रहे कि नॉर्मल है, कोई भी डिजीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब कोई भी अगर डिजीज यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हेल्दी जीन है, तो इसके अगेंस्ट हमने क्या करा लिए, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिए, ठीक है, और उसको रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर लिया। अब ये हेल्दी जीन है अगर, ठीक है, अगर म्यूटेंट जीन है तो इसका मतलब अगर म्यूटेशन हो गई है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा भाई, म्यूटेशन अगर हो गई है तो ये तो हमने जितने भी सेगमेंट बनाए थे, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए थे, ठीक है, वो तो सारे के सारे नॉर्मल के अगेंस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री था वो बनाए थे। अब ये क्या करेगा बेटा, इससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इस सिंगल स्टैंडर्ड से ये क्या करेगा बेटा, बाइंड। ये फोटोग्राफिक फिल्म है, ठीक है, ये क्या है बेटा, फोटोग्राफिक फिल्म है, ये है फोटोग्राफिक फिल्म है, ये है फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूं कि भाई ये सारे के सारे ना इससे बाइंड कर गए, ये फॉस्फोरस लगा है, ठीक है, जब हम लाइट पास करेंगे तो बेटा ये क्या करेगा, चमकेगा। अब सारे के सारे इससे बाइंड कर गए, इसका मतलब है सारे के सारे हेल्दी सेगमेंट, हेल्दी जीन है, ठीक है, किसी के अंदर भी कोई भी म्यूटेशन नहीं है। अगर कोई म्यूटेशन है तो इसका मतलब हमने, भाई म्यूटेशन तो पता नहीं क्या हो सकती है, ठीक है, हमें क्या पता, हमने तो सिर्फ हेल्दी के लिए अगेंस्ट स्ट्रैंड बना लिए। अब सारे के सारे इसके साथ बाइंड कर गए, इसका मतलब कोई भी म्यूटेशन नहीं है, इसका मतलब कोई भी म्यूटेशन नहीं है। अगर ये बाइंड नहीं करते, इसका मतलब बाइंड नहीं करते, इसका मतलब हेल्दी जीन नहीं है, म्यूटेंट हो चुका है, म्यूटेंट हो चुका है, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। तब यहां पर कोई भी म्यूटेशन नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे ने बाइंड कर लिया, इसका मतलब कोई भी यहाँ पर इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, तो मतलब ये खुश रहेगा। अब इसको उदास से इसका हटा दूं। ऑलराइट, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए जो हाइब्रिडाइज करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, प्रोब बाइंड नहीं करेगा म्यूटेंट जीन से, हैंस द म्यूटेंट जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म ड्यू टू इट्स लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है। इसका मतलब म्यूटेंट जीन, भाई अगर हमने जो भी सिंथेसाइज किया था वो तो हेल्दी जीन के लिए किया था ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। अब फोटोग्राफिक फिल्म पे अगर वो नहीं है, इसका मतलब कोई भी म्यूटेशन नहीं हो चुका है, ठीक है। सॉरी, अगर हाँ, प्रोब विल नॉट हाइब्रिडाइज विद द म्यूटेटेड जीन, ठीक है, म्यूटेटेड जीन होगा तो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसकी एलाइजा के बारे में बात करते हैं, जो कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। अब जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है, ये किसका इन्फेक्शन पता लगाती है, एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में पता लगाती है, और इसका प्रिंसिपल याद रखना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। इसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। किस तरीके से ये इन्फेक्शन का पता लगाती है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बंदा के ऊपर हम फिर से बनाते हैं, ठीक है, एक बंदे को हम फिर से बनाते हैं, और ठीक है कैसा बना है, एनीवे इसका हमने क्या लिया बेटा, सैंपल लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, सैंपल लिया, इसका हमने सैंपल लिया। अब देखो सैंपल में क्या आएगा, एंटीजन आएगा, ठीक है, एंटीजन है इसका, इसके पास एंटीजन है। अब देखो हुआ क्या कि इसके अगेंस्ट ना हम पहले से ही एंटीबॉडी मार्केट के अंदर बने बनाए एंटीबॉडी आते हैं। ये क्या है बेटा, बनी बनाई इसके अंदर एंटीबॉडी आते हैं। जब इसके अंदर हम ये एंटीजन इसके अंदर लोड करेंगे, ठीक है, तो एंटीजन लोड करेंगे तो ये एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगी, ठीक है। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। क्या डाल देंगे बेटा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ये सारी की सारी ना सिंथेसाइज्ड है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। जब ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हम डालेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्या होगा भाई, ये एंटीबॉडीज थी, बनी बनाई एंटीबॉडी मार्केट से लेके आए थे, ठीक है। ये इसके अंदर एंटीजन था जो कि पेशेंट के पास था, ठीक है, हम पता नहीं था या नहीं, हम तो देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया,
एंजाइम लिंक्ड, ये एंजाइम, एंजाइम और एंजाइम, एंजाइम इसके पास लिंक्ड है, ठीक है। फिर हम डालेंगे सबस्ट्रेट, फिर हम क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट। ऑलराइट, सबस्ट्रेट क्या होगा अगर ये एंजाइम है, अब देखो अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, नॉर्मली वॉश कर देते हैं, ऐसा नहीं कि रगड़े मार के करना, नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर कुछ भी अगर बाइंडिंग नहीं होगी, अगर एंटीजन नहीं होगा तो ये एंटीबॉडी किसी से बाइंड नहीं करेगी, तो सारा का सारा सैंपल खराब हो जाएगा, मतलब कोई भी बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर एंटीजन है तो बाइंडिंग हो चुकी है, ठीक है, बाइंडिंग हो चुकी है, फिर आपने एंजाइम लेंगे एंटीबॉडी तो वो भी बाइंड करेगा। अब अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो इसका मतलब बाइंडिंग हुई है, तो ये जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, अब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको आपको क्या दिखाई देगा, कलर देखने को मिलेगा। अब कलर देखने को मिला है, कलर देखने को मिला है, कलर कब आया है, जब इस सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर किसने करा, एंजाइम ने करा। एंजाइम किसके साथ है, एंटीबॉडी के साथ बाइंड है, ठीक है। ये बाइंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर एंटीजन प्रेजेंट है इसका मतलब इन्फेक्शन हो चुका है। ऑलराइट, तो थोड़े से सैंपल से हमने ये बता दिया कि भाई इन्फेक्शन हुआ है यानी, क्योंकि अब देखो अगर हम सिम्टम्स का वेट करते रहेंगे तो जो HIV के क्या सिम्टम्स है, यही डायरिया, वेट लॉस, फीवर, तो ये तो कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। तो 10 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद, 5 साल के बाद पता चलता है इन्फेक्शन हो चुका है, तो बेटा वैसे एड्स का तो कोई परमानेंट क्योर नहीं है वैसे भी, लेकिन वैसे ड्रग का हम यूज करते हैं जो कि उस पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं, जिनके हमने जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर दिया है, ठीक है। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट्स, पिग, शेप, काऊ और फिश ये बना चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेटा माइस है। क्या क्या इनका यूज है, यूज क्या है, टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, ठीक है, टू स्टडी हाउ द जीन्स आर रेगुलेटेड। हमें किसी भी जीन का नॉर्मल फंक्शन वगैरह की स्टडी करना हो, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर यूज करना मतलब उसकी स्टडी करनी है, तो हम इन्हीं के ऊपर हम देखते हैं, यूज करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो हम बनाते हैं टू स्टडी द डिजीज लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्जाइमर, रिमेटोइड अर्थराइटिस और कैंसर के लिए हमने ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए हैं, ठीक है, कि कोई भी हम म्यूटेशन को अच्छे से स्टडी कर पाए। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन एंड अल्फा एंटीट्रिप्सिन टू ट्रीट द एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का जो मेन जो कॉज है बेटा वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, जिससे की वजह से एल्वियोलर जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज एरिया कम हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली नहीं हो पाता, ठीक है। सिमिलर ट्रीटमेंट फिनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली जो ट्रांसजेनिक काऊ है उसका नाम है रोजी। रोजी को डेवलप किया गया 1997 के अंदर, ईयर इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोड्यूस करती थी ह्यूमन एनरिच मिल्क, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, प्रोटीन कौन, ह्यूमन एनरिच प्रोटीन मिल्क, और मिल्क के पास था अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, और प्रोटीन कितनी 2.5 ग्राम पर लीटर, ठीक है, और मोर बैलेंस प्रोडक्ट था फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नॉर्मल काउ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी कब बनाई, 1997 के अंदर। 1997 के अंदर एक और इवेंट हुआ था, कौन सा इवेंट हुआ था वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। लेक्टा एल्ब्यूमिन था, प्रोटीन कितनी 2.5 ग्राम पर लीटर प्रोटीन थी। नेक्स्ट बेटा वैक्सीन सेफ्टी, कोई भी अगर वैक्सीन बनी है तो सबसे पहले एनिमल्स ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर ही बेटा मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर ही स्टडी किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन टू रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट, मतलब हमें तो रिजल्ट, अब किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बेटा जैसे सपोज 2 साल है, ठीक है, और किसी ऑर्गेनिज्म का 50 साल है, तो अब कोई रिजल्ट आने के लिए हम ऐसा ऑर्गेनिज्म थोड़ी यूज करेंगे जिसका भाई 50 साल में हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, हमें तो चाहिए भाई जल्दी से जल्दी रिजल्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट है बेटा एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, देखो हम नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का जेनेटिक मटेरियल है वो ऑल्टर कर रहे हैं। अब ये हमें नहीं पता जो रिजल्ट है वो कैसे आएंगे, ठीक है। अब
अब जैसे कोई भी मतलब किसी भी प्लांट को बेटा हम ऐसे, पहले तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये जो प्रोसेस है, ये ऐसा भाई कोई भी अपने घर में लैब खोल के मतलब कॉलेज में ये सारी की सारी चीजें नहीं कर सकता कि जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर कर रहा है और ये सब। ठीक है, ये इसको परमिशन चाहिए प्रॉपर अथॉरिटी से, तभी ये चीजें मतलब की जाती हैं। ऑलराइट, अब हम किसी भी प्लांट और एनिमल का ना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर रहे हैं, अब ये तो नेचर के अगेंस्ट हुआ। तो अब ठीक है, हमारे रीजंस अलग हैं कि ठीक है हमें करना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए भाई प्रॉपर परमिशन चाहिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में होता है, प्रॉपर इसके लिए अथोराइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हर कोई नहीं कर सकता। तो हर एक जो डिसीजन है, अगर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बना है, उसकी वैलिडिटी क्या है, वो ह्यूमन के लिए सेफ है या नहीं है, तो इन सारे के सारे कितना चेंज होना चाहिए। ठीक है, क्या हम किसी के मॉरल को तो किसी की भावनाओं के साथ तो ठेस नहीं पहुंचा रहे। अभी हम कोई भी, जैसे पीपल है, पीपल के पेड़ को भी लोग पूछते, अब वहां पर तो हम अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर तो हम कोई ऑल्टरनेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लोगों की भावनाएं वहां से जुड़ी हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिसीजन है, ये कमिटी लेती है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। यही बताती है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यही बताती है कि वैलिडिटी, कि कितने जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या वैलिडिटी है, अगर कोई प्रोडक्ट बना उसकी क्या वैलिडिटी है। ठीक है, वो इंसानों के लिए मतलब इंसान के ऊपर कोई उसका वो तो नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैड अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट व्हेन ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम। genetic manipulation of living organism by humans has to be regulated moral and significance, biological significance। अब एक बात आती है, एक स्टेटमेंट है बायोपायरेसी की। बायोपायरेसी का मतलब क्या है? पायरेसी, देखो, अगर किसी कंट्री ने, किसी इंडिविजुअल ने अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिस्कवरी करी है, तो अगर कोई दूसरा उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उसकी परमिशन भी लगेगी और उस इंडिविजुअल को प्रॉपर कंपनसेशन भी दिया जाएगा। अगर कोई कंपनी बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, बिना कंपनसेशन के कोई प्रोडक्ट यूज कर रही है, तो बेटा इसी को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। तो रिफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज and the other organization without the proper authorization and compensation, ठीक है, and people concerned without the compensatory payment, that is known as biopiracy। बायोपायरेसी की कहां कहां कॉन्ट्रोवर्सी सुनने को मिली, तो आपने सुना होगा बासमती राइस। राइस के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 लाख से भी ज्यादा वैरायटी है और 27 इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो अमेरिकन कंपनी, मैंने बोला था ना 1997 के अंदर एक और इवेंट हुआ था, ये इवेंट है कि अमेरिकन कंपनी ने, ठीक है, क्या किया कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी को और बासमती राइस को मतलब क्रॉस कराया और कहा एक न्यू वैरायटीज है, और ये बोले जो ये न्यू वैरायटीज है ना, ये जो न्यू वैरायटीज है ये हमारी एक नई वैरायटी है, अब अगर इसको आप यूज करोगे तो इसके अगेंस्ट हमें कंपनसेशन चाहिए। अब एक बात बताओ, जो हमारे पास राइस की इतनी सारी वैरायटी है, बासमती राइस हमारा है, तो कोई भी अमेरिकन कंपनी आके ये बोलेगी कि मैं बासमती राइस, ओरिजिनल वैरायटी तो बासमती है ना जो हमारी है, अब उसको किसी और वैरायटी के साथ क्रॉस करके न्यू वैरायटी बनाओगे, तो तुम्हारा इसमें क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट कहाँ से आया नया, ये तो तुम हमारा ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना। तो अमेरिकन कंपनी कह रही थी कि बासमती राइस भी उनकी जो उन्होंने जो वैरायटी बनाई तो उनकी नई वैरायटी है, अब तुम यूज करो तो अब पैसे दो, एक तो हमारा प्रोडक्ट और हम यूज करने के लिए उनको पैसे दे, अच्छी बात। अब कह रहे ऐसे टर्मरिक पे, ऐसे ही नीम पे, अब उनको ये नहीं पता कि हमारे भाई नीम का और जो हल्दी है इसका जो यूज है बेटा, हमारे तो वेदों में लिखी हुई है ये बात, तुम्हारा कहाँ से आ गया ये। ठीक है, तो ये ऐसे बायोपायरेसी थी बेटा। पहले किसी भी और मतलब पेटेंट कराना पड़ता है, किसी इंडिविजुअल ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिस्कवरी करी है तो पेटेंट कराना पड़ता है। तो पहले बेटा जो पेटेंट है ना, बहुत ज़्यादा एक लंबी प्रोसेस थी, बहुत हेक्टिक प्रोसेस थी, लेकिन उसके चक्कर में अब इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट क्या, और बहुत सारी चीज़ों को आसान यहाँ पर किया गया। ऑलराइट, तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी बायोपायरेसी को लेके जो आपको पता होनी चाहिए।
रिवीजन हम बेटा करते हैं। रिवीजन के अंदर तो एक तो गोल्डन राइस मैंने आपको कराया है, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का हमने यूज किया है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ऑलराइट, हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पढ़े। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने पढ़े हैं। और इंसुलिन हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया, हमने एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट करा है, ठीक है। हमने ऐसी टेक्निक बनाई जिसकी मदद से हम पहले यूज़ कर सके डिजीज का पता करने के लिए पीसीआर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एलाइजा के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने पढ़ा किसके बारे में, बायोपायरेसी के बारे में, ठीक है। तो आसान सा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। बायो टेक्नोलॉजी बहुत आसान यूनिट है भाई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नंबर दे के आपको जाएगी। अगर मैं बात करूं होमवर्क की, तो होमवर्क मैंने आपको बेटा पहले दिया है कि जो राइस विटामिन ए रिच राइस है उसको गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है GEAC की आप फुल फॉर्म मुझे बताओ। एक सेकंड क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कब बनाई थी और नाम क्या था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है, नेम और ईयर आपने बताना है, ठीक है। पहली जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी किसके, फर्स्ट जीन थेरेपी किसको ट्रीट करने के लिए यूज की गई, एक आपको ये बताना है, ठीक है। और हमें आपको ये बताना है कि जो क्राई फर्स्ट एब ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कुछ क्वेश्चंस है, आपको लेक्चर देखना है और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर आपने करना है, ठीक है। तो ये था बेटा लेक्चर, एंड आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। हमारी सीरीज यहाँ पर खत्म होती है, हमारा जूलॉजी का पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है, जिसके अंदर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हम चैप्टर कवर कर चुके हैं। आई होप जो मैंने पढ़ाया बेटा आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प मिलेगी, एंड हम जल्दी मिलते हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।